अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर आफ़ियत हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 16 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स सीखते सीखते हमने इस चैप्टर का जितना भी थ्योरेटिकल हिस्सा था वो मुकम्मल कर लिया है। इसका मतलब है कि आज हम मशक़ का आगाज़ करेंगे और मशक़ का आगाज़ उसके पहले स्टॉप कसीरुल इंतखाबी सवालात की जानिब बढ़ के होगा। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के जितने भी कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं उनको हल करना सीखेंगे। तो जब भी आप कसीरुल इंतखाबी सवालात करते हैं, मेरी आपको एक ही नसीहत होती है कि आपने तमाम के तमाम इंतखाबात गौर से पढ़ने हैं, तमाम इंतखाबात पे अपने इल्म का इतलाक़ करना है और उसके बाद सही जवाब पे पहुंचना है। तो चलें कसीरुल इंतखाबी सवालात सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज से हम मशक़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और मशक़ का आगाज़ करेंगे अपने इस चैप्टर के कसीरुल इंतखाबी सवालात से। कसीरुल इंतखाबी सवालात जब भी आप हल करते हैं, एक ही चीज़ आपको समझाता हूँ कि आपने सही ऑप्शन दे के अगर वो पहले दिया गया है तो आपने उस पे फ़िदा नहीं हो जाना, बल्कि बाकी सारे दिए गए इंतखाबात पढ़ने हैं और उन सब में से जो बेहतरीन इंतखाब होगा आप उसको मुंतखब करेंगे। तो चलें इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं नसीहतों को मद्देनज़र रखते हुए आज का पहला सवाल पढ़ते हैं। सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि ऐसा तरीक़ाकार कि जिसमें मेटल की गर्म सतह से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हों कहलाता है। अब अगर आपको याद हो तो 16वें चैप्टर के पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक मौजू पढ़ाया था और उस मौजू का नाम था थर्मियोनिक एमिशन। मैंने कहा था कि ये थर्मियोनिक एमिशन 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है। उन 3 चीज़ों को मैंने कहा था कि पहली चीज़ थर्मियोनिक एमिशन में है थर्म, दूसरी चीज़ है आयोनिक और तीसरी चीज़ है एमिशन। थर्म का मतलब है हरारत यानी कि गर्म, आयोनिक का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और एमिशन का मतलब है यहाँ पे खारिज होना। तो इससे ये मतलब लिया जाएगा कि अगर किसी गर्म सतह से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हों तो उस अमल को हम नाम देते हैं थर्मियोनिक एमिशन का। और थर्मियोनिक एमिशन बना है 3 अल्फाज के मजमूए से, थर्म, आयोनिक और एमिशन से। अब इसका मतलब ये हुआ कि थर्मियोनिक एमिशन हमारे इस सवाल का जवाब होगा। तो चलें हम अपने इंतखाबात पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस इंतखाब के अंदर हमें थर्मियोनिक एमिशन दिया गया है। अलिफ जुज़ के अंदर हमें कहा गया है बॉयलिंग, लेकिन बॉयलिंग में तो हम देखते हैं कि मायात के अंदर मौजूद ज़र्रात वो उबल रहे होते हैं, उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र की जा रही होती है। एवेपोरेशन, एवेपोरेशन भी एक ऐसा अमल है जिसमें मायात का अमल दखल है कि मायात आबी बुखारात बन जाते हैं। कंडक्शन, अब कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का अमल दखल है, लेकिन कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स उस सतह से निकलते नहीं हैं, बल्कि सतह की एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होते हैं, निकलते नहीं हैं। तो जो दाल जुज़ है हमारे पास वो है थर्मियोनिक एमिशन। और हम ये बात तय कर चुके हैं, इस बात का फ़ैसला कर चुके हैं कि इस सवाल का बेहतरीन जवाब थर्मियोनिक एमिशन है। तो हम बाकी तमाम इंतखाबात को रद्द कर देंगे और सिर्फ़ एक इंतखाब को मुंतखब करेंगे और वो होगा हमारा दाल जुज़, जिसको हमने नाम दिया है थर्मियोनिक एमिशन का। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल की आपको समझ आ गई है। तो चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के दूसरे सवाल की जानिब, जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि ऐसे पार्टिकल्स जो गर्म कैथोड की सतह से खारिज हों कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो अहम लफ्ज़ है इस इबारत में वो है कैथोड और वो है गर्म। अब आप जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड के 2 हिस्से होते हैं। ऐसा हिस्सा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो उसको नाम देते हैं कैथोड का, और ऐसा हिस्सा जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो उसको नाम दिया जाता है एनोड का।
इलेक्ट्रोड का हिस्सा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसे नाम दिया गया है कैथोड। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस जगह से निकल रहे होंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो दूसरा सवाल है ये पहले सवाल की ही आगे दूसरी शक्ल है, यानी कि उसे ज़्यादा बयान किया जा रहा है, ज़्यादा खोल के बयान किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में हमने जवाब देना है कि कौन से ज़र्रात निकल रहे हैं, और इस जगह से हमने इस बात को तय कर लिया है कि जो निकलने वाले ज़र्रात हैं उनका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि इस सवाल का जो जवाब है वो इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो चले देखते हैं कि हमारे इंतखाबात में से कौन सा ऐसा जुज़ है कि जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स का आंसर, इलेक्ट्रॉन्स का ऑप्शन तलाश करना है। अलिफ जुज़ में कह रहा है कि पॉजिटिव आयंस, तो पॉजिटिव आयन तो हमारा ये जो जवाब है ये रद्द हो गया। नेगेटिव आयंस, अब अक्सर बच्चे नेगेटिव आयंस को देख के मचल जाते हैं और नेगेटिव आयंस को सही तसव्वुर कर लेते हैं। याद रखिएगा कि ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये तब बनते हैं जब इसके पास इसके करीब 3 पॉजिटिव आयंस भी हों। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक पूरा पार्टिकल है, एक ज़र्रा है। तो आप इस सवाल का जवाब नेगेटिव आयन कभी भी नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप इस इंतखाब को भी रद्द कर देंगे। जिन जुज़ के पास चलते हैं जिसमें हमें कहा यह जा रहा है कि प्रोटॉन्स, और आप जानते हैं कि प्रोटॉन्स हमेशा मस्बत चार्ज ज़र्रात होते हैं, तो ये वाला जुज़ भी रद्द हो गया। तो हमारे पास सिर्फ एक ही जुज़ बचा है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो हम इसके हक़ में अपना वोट दे देंगे और हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इस सवाल का बेहतरीन जवाब है। अगर इसकी समझ आ गई है तो चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब, कि जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि इस गेट का मतलब है ये जो इस डायग्राम के अंदर जो गेट है इससे कौन सा लॉजिक ऑपरेशन हासिल होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जितने भी लॉजिक गेट्स इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं उन सब को ज़रा रिवाइज़ करें, उसका इयादा करें अपने जहन में। हमने देखा था कि ऐसा सिंबल, ऐसी इलामत जो इस तरह की दिखाई दे उसको हमने नाम दिया था और का, और ऐसा सिंबल जो कि इस तरह का दिखाई दे उसको हमने नाम दिया था एंड का, और ऐसा सिंबल जो इस तरह का दिखाई दे उसको हमने नाम दिया था नोट का। हमने ये बात भी तय की थी कि ये जो बबल है इसको हम इन्वर्टर कहते हैं। इस इन्वर्टर का काम ये है कि ये किसी भी गेट की इनपुट को रिवर्स कर देगा, उलट देगा। अगर फ़र्ज़ करें कि इनपुट 1 है तो उसकी आउटपुट पलट के उलट करके ये 0 कर देगा। तो चलें समझते हैं कि ये गेट किस तरह का दिखाई दे रहा है और इससे कौन सा लॉजिक ऑपरेशन हासिल होता है। देखिए ये वाली जो शक्ल है, अगर मैं बबल को कुछ देर के लिए आप तसव्वुर करें कि यहाँ पे नहीं है तो ये बिल्कुल एंड के जैसी लग रही है, और ये जो आगे बबल शो हो रहा है इसका मतलब है कि इसने इस एंड गेट की इनपुट को पलट देना है, और एंड गेट की इनपुट को पलटने के लिए हम एक और गेट का इंतखाब करेंगे जिसको नोट गेट कहते हैं। ये हमारे पास है जी एंड, ये हमारे पास है और। तो जब यहाँ पे एंड और नोट, जब 2 गेट मिलेंगे तो बनेगा एक नैंड गेट। तो इसका मतलब है कि इस सवाल का जो जवाब आप लिखेंगे वो होगा नैंड गेट। तो चलिए देखते हैं कि इंतखाबात में से कौन सा ऐसा जुज़ है कि जिसके अंदर हमें नैंड गेट का इंतखाब दिया गया है। हमें अलिफ में कहा गया है एंड, जी नहीं, अगर ये बबल ना होता, ये इन्वर्टर ना होता तो हम एंड पे यकीन कर लेते, लेकिन अब चूंकि आगे इन्वर्टर लग गया है इसका मतलब है कि अब ये एंड ना रहा, तो हम इस जुज़ को मुस्तरद कर देंगे। बे के पास जाएंगे, बे कहता है नोर, नोट गेट तो है लेकिन ये और गेट के आगे नहीं लगा हुआ, ये एंड गेट के आगे लगा हुआ है, तो ये वाला जुज़ भी मुस्तरद हो गया। जी में हमें कह रहा है कि नैंड, लेकिन अभी आपने एक जुज़ को पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद आप वापस आएंगे और गेट, जी नहीं, और गेट तो इस तरह का दिखाई देता है, तो ये वाला जुज़ भी मुस्तरद हो गया। तो जीम जुज़ को आप ठीक तसव्वुर कर लेंगे और इसको निशान लगा देंगे कि ये वाला जुज़ बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरा सवाल भी आपको समझ आ गया है। ये तीनों सवालात अगर आपने समझ लिए हैं तो चलें बढ़ते हैं मज़ीद अगले कुछ सवालात की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम बढ़ चुके हैं मज़ीद 2 सवालात की जानिब।
चौथे सवाल में हमसे पूछ रहा है कि कौन से दो गेट्स इस्तेमाल करें तो एंड गेट जैसी आउटपुट हासिल होगी। अलिफ जुज़ में है नॉट गेट्स, बे जुज़ में है और गेट्स, जीम में है नॉर गेट्स और दाल में है नैंड गेट्स। अब नैंड गेट क्या करता है, हमने पिछले सवाल में देख लिया है कि वो एंड गेट की आउटपुट को बदल देता है, यानी कि अगर एंड गेट की आउटपुट में अगर 1 है तो वो इनपुट में 0 कर देगा। अब अगर मैं इसी नैंड गेट के आगे मज़ीद एक नैंड गेट कर दूं तो वो फिर आउटपुट को एक दफ़ा बदल देगा। तो जब आउटपुट 2 दफ़ा बदली जाएंगी तो दोबारा से हमें वही चीज़ हासिल हो जाएगी। इसको इस तरह से समझें कि फ़र्ज़ करें मेरे पास है 1 को जब इन्वर्ट करूंगा तो वो हो जाएगा 0। एक नैंड गेट ये करेगा। अब जब दूसरा नैंड गेट बनाऊंगा तो वो 0 को दोबारा क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 2 नैंड गेट इस्तेमाल करूंगा तो वो मुझे जो आउटपुट देगा वो एंड गेट जैसी देगा। अब यहाँ पे सवाल ये पूछ सकते हैं कि बाकी गेट्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता, नॉर गेट्स क्यों नहीं इस्तेमाल करूंगा? क्योंकि नॉर गेट्स अगर मैं 2 इस्तेमाल करूंगा तो वो आउटपुट जो मिलेगी वो मुझे और गेट जैसी मिलेगी, और अगर 2 और गेट्स इस्तेमाल कर लूँगा तो मुझे डेफिनेटली दोबारा से कोई और अलग से मिलेगी जो आर गेट के मुतलकन होगी। और नॉट गेट इस्तेमाल करूंगा तो नॉट गेट में सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट, तो वो सिर्फ एक ही इनपुट देगी। लेकिन हमने ये देखा है कि एंड गेट में 2 इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है, तो इस वजह से हम बेहतरीन ऑप्शन हमारा होगा नैंड गेट। तो चलिए इसको बना के भी देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये पहला आया नैंड गेट, ये पहले एंड गेट आया। एंड गेट के मैंने दी इनपुट्स ए और बी, उसने आगे इन्वर्टर लगा दिया और इन्वर्टर से एंड गेट की जो आउटपुट थी वो बदल के हो गई नैंड गेट। अब इस नैंड गेट के आगे मैं मज़ीद एक नैंड गेट लगाऊंगा तो वो वाली आउटपुट्स जो इस नैंड गेट ने बदली थी, ये वाला नैंड गेट उसको वापस उसी सूरत में ले आएगा। तो इसका मतलब है कि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट का मतलब है कि इनको इस्तेमाल करते हुए हम हर किस्म के गेट तक पहुंच सकते हैं। तो चलें, अलिफ जुज़ नॉट गेट्स इसको रद्द कर देते हैं, बे और गेट्स ये भी रद्द हो गया, जीम नॉर गेट्स ये भी रद्द हो गया, क्योंकि जब 2 नॉर गेट मिलेंगे तो वो और गेट देंगे आपको। तो सिर्फ एक जुज़ हमारे पास बचा हुआ है और उसका नाम है नैंड गेट। हम देख भी चुके हैं, साबित भी कर चुके हैं। तो नैंड गेट हमारा बेहतरीन ऑप्शन होगा, बेहतरीन इंतखाब होगा। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि 2 इनपुट्स वाले नॉर गेट की आउटपुट 1 होती है जब हमें नॉर गेट के टेबल को बनाना है, ट्रूथ टेबल को देखना है और ट्रूथ टेबल से हमने ये चीज़ साबित करनी है, इसको वेरीफाई करना है कि उसकी आउटपुट 1 की सूरत में हो सकती है। तो चलें क्यों ना पहले हम इसका ट्रूथ टेबल बना लें। ट्रूथ टेबल के लिए हमें बनाना पड़ेगा पहले 2 इनपुट्स, जिसको मैं नाम दूंगा ए और बी। अब चूंकि नॉर गेट है और नॉर गेट बनता है जब और गेट की आउटपुट बदल जाए, उलट हो जाए, तो पहले मैं इधर और गेट की आउटपुट लिखूंगा और नॉर गेट की आउटपुट मैं अलग रंग से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नॉर गेट की आउटपुट चाहिए। तो मुमकिन स्टेट्स क्या हो सकती है, मुमकिन हालतें क्या हो सकती हैं, ए की हो सकती है 0 0 1 1 और बी की हो सकती है 0 1 0 1। अब हम जानते हैं कि और गेट प्लस का फंक्शन करता है, जमा का फंक्शन करता है, तो 0 जमा 0 0 0 जमा 1 1 1 जमा 0 1 1 जमा 1। वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन चूंकि इस इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बाइनरी वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, बूलियन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं और वो सिर्फ 2 ही हैं, 0 और 1, तो हम 2 की बजाय 1 लिख देते हैं कि चूंकि यहाँ पे सिग्नल पहुँच रहा है वो इसको 1 कर देगा। लेकिन हमें और गेट की आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नॉर गेट की आउटपुट, और नॉर गेट की आउटपुट तब मिलेगी जब मैं और गेट की आउटपुट को उलट दूंगा। तो 0 उलट के बन जाएगा 1 1 बन जाएगा 0 1 बन जाएगा 0 और इधर भी 1 बन जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर गेट की आउटपुट मैंने इस कलर में लिख दी है। अब हमसे सवाल ये है कि नॉर गेट की आउटपुट 1 कब होगी। तो देखें, नॉर गेट की आउटपुट 1 सिर्फ तभी होगी जब इनपुट भी 0 होगा और दूसरा इनपुट भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर गेट की आउटपुट सिर्फ उसी सूरत में 1 होगी कि जब दोनों इनपुट्स बंद होंगे, दोनों इनपुट्स 0 की हालत में होंगे। तो चलें अब
अब इंतखाबात देखते हैं कि कौन से इंतखाब में हमें ये वाला जुज़ दिया हुआ है और उसको हम मुंतखब कर लेंगे। A1 और B0, A1 B0, ये तो हमें ज़ीरो आउटपुट दे रहा है, तो ये वाला जो जुज़ होगा ये तो मुस्तरद हो गया। A0 B1, A0 B1 हो गया, आउटपुट पे ज़ीरो मिल रहा है, ये वाला जुज़ भी मुस्तरद। A0 B0, बात समझ आ रही है, लेकिन अभी दाल जुज़ को पढ़ेंगे उसके बाद हम फैसला करेंगे। A1 B1, ये दोनों तो ज़ीरो आउटपुट दे रहे हैं, तो ये भी हमारे पास रद्द हो गया। सिर्फ एक जुज़ बचा है जो कि है जीम, तो इसको हम ठीक तसव्वुर कर लेंगे और इसको हमने साबित भी कर लिया ट्रूथ टेबल से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल की भी समझ आई होगी। चलें बढ़ते हैं मज़ीद अगले सवालात की जानिब। जी, तो इस चैप्टर के बकिया जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं ये आपके सामने लिखे जा चुके हैं। पहले बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब के, जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर x इज़ इक्वल टू a डॉट b। अब जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बता दिया था कि इसको आप x इज़ इक्वल टू x बराबर a डॉट b नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप पढ़ेंगे x बराबर है a एंड b। ये जो डॉट है यहाँ पे ये जाहिर करता है एंड के सिंबल को, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो है एंड गेट का, एंड ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। तो x लेवल, x है जी आउटपुट, तो आउटपुट 1 पर होगी अगर A1 और B1, A0 या B0, A0 और B1 या A1 और B0। तो उसके लिए लाजिम है कि हम एंड गेट का ट्रूथ टेबल बना लें। अगर एंड गेट का ट्रूथ टेबल हम बना लेते हैं तो उससे चीज़ों को बयान करना आसान हो जाएगा। हम जानते हैं कि एंड गेट के अंदर दो इनपुट होती हैं, A और B, और एक आउटपुट होती है जिसको हमने यहाँ पे x का नाम दिया हुआ है, A एंड B। हमने देखा है कि A की जो मुमकिन हालतें होती हैं वो होती हैं 0 0 1 1, और B की जो मुमकिन हालतें होती हैं वो है 0 1 0 1। अब एंड गेट का जो अमल है, एंड ऑपरेशन, वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से आम ज़रब का अमल होता है। तो हम देखेंगे कि 0 ज़रब 0 0 के बराबर है, 0 ज़रब 1 0, 1 ज़रब 0 0, और 1 ज़रब 1 ये आएगा 1 के बराबर। तो अब देखें, हमसे सवाल में पूछा है कि x लेवल 1 पर होगी कब? कब हम देख चुके हैं कि जब आउटपुट 1 होगी। कब? जब इनपुट A भी 1 होगी और B भी 1 होगी। तो इसका मतलब है कि अलिफ ऑप्शन हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, जिसमें A भी 1 है और B भी 1 है। लेकिन अभी बाकी ऑप्शंस, बाकी इंतखाबात भी हम पढ़ेंगे, जिसमें बेजुज़ में हमें कहा जा रहा है A0 या B0, जी में कहा जा रहा है A0 और B1। और हमने इस सूरत हाल में देखा है कि अगर दोनों 0 होंगे तो आउटपुट 0, A0 B1 होगा तो आउटपुट फिर भी 0। और दाल में देखा A 1 है और B 0 है, यानी कि ये तीसरी हालत है, तब भी आउटपुट 0 है। तो हमें सिर्फ एक ही इंतखाब इन सब में से बेहतरीन लग रहा है और वो है अलिफ जुज़ वाला। अब अगला जो सवाल है ये एंड गेट से ही मिलता जुलता है, एंड गेट से मिलता जुलता है। इसका मतलब है नैंड गेट है, जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि नैंड गेट की आउटपुट 0 होगी कब? हमें जुज़ दे दिए गए हैं और इंतखाबात दे दिए गए हैं, उनमें से हमें किसी एक बेहतर ऑप्शन को मुंतखब करना है। तो चलें, हमने एंड गेट का ट्रूथ टेबल तो बनाया हुआ है, हम नैंड गेट का ट्रूथ टेबल इसी के आगे बना लेंगे कि हम जो आउटपुट हासिल करेंगे वो नैंड गेट की होगी। तो नैंड गेट की आउटपुट को मैं दूसरे मार्कर से शो करूंगा ताकि फ़र्क वाज़िया हो जाए। एंड गेट के ऊपर अगर हम बार डाल दें तो इसका मतलब है ये नैंड गेट बन गया, और नैंड गेट का मकसद ये है कि वो एंड गेट की आउटपुट को बदल देगा, 0 को 1 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, और 1 को वो 0 कर देगा। तो हमसे पूछा ये जा रहा है कि नैंड गेट की आउटपुट 0 कब होगी, और हम देख रहे हैं कि नैंड गेट की आउटपुट सिर्फ उसी हालत में 0 होती है कि जब A भी 1 हो और B भी 1 हो। तो इस बात को हम देखेंगे कि किस इंतखाब के अंदर हमें दी गई है। अलिफ ऑप्शन में कह रहा है A0 B0, लेकिन जब दोनों 0 हों आउटपुट 1 आ रही है, तो ये जुज़ मुस्तरद हो गया। आगे बढ़ें, A1 और B1, A1 और B1 बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी बाकी इंतखाबात पढ़ने हैं। A0 या B0, A0 या B0 का मतलब है या ये वाली हालत हो सकती है या ये वाली हालत हो सकती है, तो इसमें आउटपुट 1 आ रही है। और दाल ऑप्शन है A1 या B1। इसका बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो या के मतलब से नावाकिफ़ होते हैं।
तो वो ये समझते हैं कि ये दाल वाला जुज़ भी ठीक है, बे वाला भी ठीक है, तो इसमें से आप कौन सा ठीक करें। देखें, या का मतलब है कि या ए एक होगा या बी एक होगा, इन दोनों में से कोई भी एक हो तो आउटपुट की वैल्यू एक आ जाएगी। तो देखें हमारे पास यहाँ पे ए एक है, यानी कि बी ज़ीरो ए एक। यहाँ पे अगर ये वाला जुज़ अप्लाई करें, इसका इतलाक करें कि अगर कोई दोनों में से एक हो तो आउटपुट ज़ीरो होगी, नहीं वो तो 1 मिल रही है। या ये वाले हालत देख लें, यहाँ पे भी बी एक है ए ज़ीरो है। तो आपने इस या का फ़र्क रखना है। या का मतलब है इन दोनों में से कोई एक भी अगर एक है तो आउटपुट पे एक मिलेगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट 0 है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही हालत है कि ए भी एक होना चाहिए और बी भी एक होना चाहिए। तो बाकी सारे इंतखाबात मुस्तरद हो गए, सिर्फ एक ही इंतखाब हमारे पास बेहतरीन बचा और वो है ये इंतखाब बी जुज़ बी। तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर के कसीरुल इंतखाबी सवालात भी अपने इख्तिताम को पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम कसीरुल इंतखाबी सवालात की अच्छे से समझ आ गई है। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सीख चुके हैं कि किस तरह से आपने चैप्टर नंबर 16 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स के कसीरुल इंतखाबी सवालात हल करने हैं। इसी के साथ हमारी मश्क की पहली मंजिल अबूर हो चुकी है। अगली मंजिल का नाम है सवालात का अयादा और इस मंजिल को हम शुरू करेंगे अपने आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।